स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं बजट पर विश्लेषण के लिए सीए रवि गुप्ता जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। लगातार 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। हालांकि सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। चुनावी बजट जो देखा था उसमें उम्मीद थी कि सैलरीड पर्सन को राहत दी जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं थी। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा था टैक्स में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं थी। इस बार जाकर के मामूली इसे राहत बोला जा सकता है। टैक्स में भी छूट देने की कोशिश की गई है, सैलरीड को खुश करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, साधने की कोशिश तो की गई है। साथ ही साथ एनडीए जिस प्रकार से सत्ता में आई है, टीडीपी और जेडीयू का दबदबा भी शायद इस बजट में देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश और बिहार को तवज्जो दी गई है। जिस प्रकार से बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए प्रावधान किए गए हैं, किस नजर से इस बजट को आप देखते हैं? इस बजट के क्या मायने, क्योंकि चुनावी बजट तो है नहीं। सरकार लगातार तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में है और इस सरकार ने जो बजट पेश किया है और जिस प्रकार से चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अब तक का जो विकास है, अब तक की जो सरकार हमने चलाई है वो झांकी है और असली पिक्चर बाकी है। तो ये बजट अब उसकी शुरुआत है। वो सरकार 5 साल चलने वाली है। इस बजट से क्या आपको दिख रहा है कि इस बजट में क्या सरकार करने जा रही है और जो बातें कही जा रही थी चुनाव में, क्या उसी दिशा में यह बजट है? सर आशीष जी, बजट तो काफ़ी नए बिंदुओं को भी छू रहा है। आपकी बात सही है कि बिहार और आंध्र प्रदेश का एक दबदबा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके प्रति विशेष लगाव, हाँ लगाव दिखा है बजट में। लेकिन आंध्र प्रदेश का जेन्युइन है क्योंकि नई राजधानी बन रही है जी। तो जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश दो अलग अलग हुए तो हैदराबाद छिन गया आंध्र प्रदेश से, नई राजधानी बन रही है, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं वो जी। तो हम कह भी सकते हैं, नई भी बात है, कोई भी सरकार होती सपोर्ट करना ही पड़ता जी। अब वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे क्योंकि एनडीए में शामिल है वो सपोर्ट में सरकार के, पर वो राजधानी बनाने के लिए पैसा उनको देना ही था जी। बिहार के लिए जरूर उन्होंने जो कई सारी कॉरिडोर की और इनकी घोषणा की है, और वो है कि निश्चित रूप से बिहार का बहुत दबाव था इस बात के लिए कि उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य के दर्जे के नॉर्म्स में नहीं आता था बिहार, और नॉर्म्स में नहीं आए बिना भी उनको क्या बेनिफिट दिया सकता है उस पर एक्सरसाइज की गई है और संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन बजट जिन बातों के लिए जाना जाता है उसमें कुछ टैक्स रिलैक्सेशन, नए स्लैब बनाना, जीएसटी में छूट देना, कस्टम्स में छूट देना, इन बातों के लिए ज़्यादा चर्चा में आता बजट जी। बाकी तो उन्होंने नई नौकरी मिलेगी उसको कुछ देंगे सरकार की तरफ से, बिल्कुल 3,00,000 तक क्या कुछ देंगे जी। बहुत सारी बातें ऐसी है। और मैं तो हमारे साथ दीपक जी, गुप्ता जी बताएंगे कि अब जिसको नौकरी मिली गई है उसको छूट क्यों दे रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आई बात ये कि उसको 3,000 की पीएफ में छूट दे रहे हैं। जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही है उनके लिए कुछ नहीं बजट में, बेरोजगारों के लिए ऐसा नहीं है सर। मैं थोड़ा आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन फिर भी बजट में जो नए लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, उनके लिए अगले 5 साल में जो टॉप 500 कंपनीज है इंडिया की, उसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोविजन किए हैं, प्रपोजल्स हैं, इंटर्नशिप की है। भत्ता भी दिया जाएगा उसमें, भत्ता भी दिया जाएगा, 5,000 रुपए का भत्ता जी। और उन लोगों को लर्निंग मिलेगी, खुद जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो डेवलप होगी जब वो कंपनी के साथ जुड़ेंगे, जो कंपनी अच्छा कर रही है मार्केट में, और जब वो उनसे साथ में जुड़ेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, तो उनके अंदर एक भावना आएगी कि हम भी खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो उस और भी ध्यान दिया गया है। साथ ही जो रेगुलर जो एम्प्लॉयड हैं, ऑलरेडी जो सर्विस में है, नौकरी में हैं, वो 10 साल से इंतजार कर रहे थे कि इस बार इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ेगी, क्योंकि 10 साल में, पहले में और आज में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है पहले से। रुपए की कीमत कम हो गई है, रुपए की कीमत काफ़ी कम हो गई है। वो जो टैक्स पेएबल इनकम थी जी, वो कम बढ़ने के बावजूद भी कम हो गई, सही मायने में उसकी वैल्यू कम हो गई। तो इसलिए वो टैक्स उतना को उतना जा रहा था, तो इन्होंने कुछ सुधार किए हैं। साथ में जो एवरेज सैलरी पहले की तुलना में, 10 साल की तुलना में अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़ गई है। तो उन लोगों के लिए इन्होंने राहत दी है। 10 लाख से ऊपर जो 10 से 12 लाख तक का जो स्लैब है, उसमें उन्होंने टैक्स रेट 15% कर दी है। 12 से 15 स्लैब भी नहीं था, पहले कोई स्लैब नहीं था, 20% का स्लैब था शायद, 10 से 20 के बीच में जी।
और अब जो स्लैब है वो इंक्रीज कर दिया है, 15 से ऊपर जो है 20% का स्लैब है, 15 से ऊपर 30% का है, 12 से 15 के बीच में 20% का है। अलग अलग स्लैब बनाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया है। पहले 50,000 कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ेगा, इतने सारे स्लैब बना दिए, 5%, 10%, 15%। देखिए खुद जो फाइल करते हैं उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो रहेगा, क्योंकि हर कोई ये चाहेगा कि मैं नीचे वाला जो स्लैब है उसमें मेरी इनकम किस तरीके से दिखाऊं, मैं रिपोर्ट करूं, ताकि मैं नीचे वाले स्लैब में आ जाऊं और मेरा टैक्स कम लगे। लेकिन वो कैलकुलेशन पार्ट रहेगा एक, अदरवाइज टैक्स का बेनिफिट होगा। और कुछ अगर फायदा मिलेगा टैक्स का, तो हर टैक्स पेयर ये चाहेगा कि कुछ एफर्ट्स करके भी अगर उसको टैक्स का फायदा मिलता है तो वो करेगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर होता कि स्लैब कम होते और टैक्स का बेनिफिट मिलता, ताकि आम आदमी को और इजी हो जाता कंप्लायंस करना, रिटर्न फाइलिंग करना, जो कि मोदी सरकार का विजन भी है कि कम से कम कंप्लायंस हो, कम से कम हिंड्रेंसेज हो और टैक्स पेयर जो है स्मूथली अपनी रिटर्न फाइलिंग कर सके, टैक्स पे कर सके। ये कम सैलरी पर कम टैक्स परसेंटेज, जी आप सिंपली 10% और 20% कम सैलरी तो टैक्स अमाउंट तो कम ही होगा तो नेचुरली, ऑब्वियसली सर। लेकिन मैं तो मानता हूं कि 2 स्लैब रखने चाहिए, 10% और 20%, खत्म बात। और आराम से आदमी 10 लाख से पहले 10%, 10 लाख से ऊपर 20%। 20% तो इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, दिमाग पे तनाव नहीं हो, आदमी बचाने की कोशिश नहीं करे, चोरी करने की कोशिश नहीं करे, इस पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि इसमें भी छोटे छोटे अमाउंट की स्लैब बना करके उन्होंने कोशिश की है कि 2%, 5% ऐसे बढ़ा करके 5, 10, 15 कर दें, तो आदमी को लालच दिया है। जैसे कहते हैं क्रिकेट में टप्पे वाली बॉल आदमी शॉट मारने के लिए आगे आ जाए, तो ऐसे ही टैक्स पेयर आगे आ जाए, आगे बढ़ करके टैक्स पेयर अपने आप को इन्वॉल्व करे, टैक्स पेयर बनने की कोशिश करे, जो उसके बाद थोड़ी आमदनी है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें वो सिंप्लिसिटी नहीं रह गई, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है इसमें। और वही वाली बात जो कि आदमी को लालच रहेगा कि मैं 10 लाख के नीचे रह जाऊं ताकि 12 लाख वाले स्लैब में नहीं आऊं, तो ये मुझे ऐसा लगता है इसमें सर कि इनका रीजन ये है कि ये कैलकुलेशन करते हैं कि इस स्लैब में कितने लोग अभी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो रेवेन्यू कम से कम डिक्रीज हो, लॉस नहीं हो। मैं डरते डरते छूट दी गई है। डरते छूट मैं सोचता हूँ वित्त मंत्री इस मामले में डरते डरते छूट दे रही है, ऐसा मेरा मानना है। जबकि अगर वो बोल्ड स्टेप लेती, मैं मानता हूं इस देश में टैक्स पे करके और जीना चाहने वाले लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। आदमी कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता, और आदमी का भी हौसला बढ़ाओ और अपना भी हौसला बढ़ाओ। मैं ये मानता हूं वो खुद का हौसला बढ़ाए कि नहीं 10 और 20% 2 स्लैब होंगे, 10 लाख और 20 लाख, ये 10 लाख और 10 लाख के ऊपर 2 स्लैब होंगे, 5 लाख तक बिल्कुल फ्री कर दें। ये कॉम्प्लिकेशन, ये डिडक्शन, वो डिडक्शन खत्म करने चाहिए। मैं समझता हूं इस देश की जनता को इतना बड़ा रिलीफ मिले इस बात से कि सिंपली 5 लाख कोई टैक्स नहीं, 5 से ऊपर 10%, 15 से ऊपर 20%। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां सैलरीड एम्प्लॉइज को कुछ राहत दी है, स्लैब में कुछ चेंज किया गया है कोई टैक्स पेयर के लिए, उतना ही पैसा दूसरी तरफ से वसूलने का प्रयास किया है। जो पहले एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसकी रेट 15% थी, अब प्रपोजल किया गया है कि एसटीसीजी को रेट को 20% कर देंगे। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसका 10% की रेट थी और अब उसकी रेट 12.5% हो गई है। तो दोनों जगह पे, क्योंकि हम पिछले सालों में देख रहे हैं कि शेयर मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, सेंसेक्स 80,000 पॉइंट से ऊपर जा चुका है। तो पहले जहां हम रिटर्न जब फाइलिंग की देखते थे, स्क्रूटनाइज करते थे, तो 100 में से करीबन 15 लोगों की रिटर्न्स में शेयर्स मार्केट से रिलेटेड डीलिंग हुआ करती थी। आज अगर वो आंकड़ा देखते हैं तो 80 से 85% पहुंच गया है। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने एक तरफ टैक्स रेट कम किए, स्लैब चेंज किए हैं, दूसरी तरफ जो एसटीसीजी है, जो 1 साल से कम किसी शेयर को रखा है किसी इन्वेस्टर ने, उस पर रेट 15% से 20% कर दी है। 1 साल से ऊपर अगर कोई असेट है रखी है, उस पर जो टैक्स रेट है वो 10 से 12.5% कर दी है। तो ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू उल्टा इंक्रीज होएगा रेवेन्यू इससे, और कम जगह गवर्नमेंट को लॉस होगा। केवल गवर्नमेंट ने दिखाने की कोशिश की है कि हमने आम आदमी को राहत दी है, स्लैब में चेंज किया है, लेकिन एक्चुअल में एक हाथ से पैसा ज़्यादा खींच के और दूसरे हाथ से कुछ कम पैसा देना, ऐसा इस बजट के प्रपोजल से लगता है। लेकिन ये भी आप देखिए ना, शेयर मार्केट गिर गया, बजट आने पर आमतौर पर शेयर मार्केट उछाले मारता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी निफ्टी भी गिर गया और सेंसेक्स भी गिर गया, और गिरने का जो कारण है वो मैं समझता हूँ ये जो टैक्स लगाए हैं, ये मेन कारण है। कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगा दिए, वो मुख्य कारण मुझे लगता है कि शेयर मार्केट बिल्कुल हतोत्साहित हुआ है। बिल्कुल रोकना चाहूँ। बजट है सर, जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है पीसीसी चीफ राजस्थान का, यहां पर तिरस्कार किया गया है, राजस्थान को तवज्जो नहीं दी गई है, और साथ ही इन्होंने आरोप लगाया है कि जो 11 सीटें हार गए हैं उसका बदला लिया गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, अब राजस्थान में चुनाव 4 साल बाद हैं जी, और बिहार में चुनाव शायद 2 साल बाद हैं जी, और
उनका समर्थन भी है। अभी झारखंड में चुनाव हैं, अभी 4 प्रदेशों में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो कुछ चुनाव को ऐसा ध्यान में रख के कुछ किया गया ऐसा लगता नहीं। लेकिन राजस्थान को कोई चीज मिली ऐसा अपेरेंटली बजट भाषण देख कर नहीं पता लग रहा है। जी, विस्तार से पढ़ेंगे तो पता लगेगा। बाकी इन जनरल पूरे देश के लोगों को जो फायदा है वो राजस्थान लोगों को फायदा है, वो अलग बात है। जी, ईआरसीपी का उन्होंने जिक्र किया, वो एक इंपॉर्टेंट बात है कि जल संसाधन मंत्रालय पहले राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, वो उनके पास नहीं है। तो अब जल शक्ति मंत्री वो नहीं रहे, तो इसके बाद में ईआरसीपी के लेके जो बड़ी कंट्रोवर्सी थी, ईआरसीपी धरती पर उतरेगी कि नहीं उतरेगी, और हम उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी ईआरसीपी ले आए, समझौता हो गया। तो वो अभी जो बजट भाषण है उसमें तो नहीं है, वो डिटेल जो मिलता है लिखा हुआ और सब कुछ, उसमें कहीं कोई प्रोविजन होगा या मंत्रालय की जो अनुपूरक या पूरक मांगे जो भी मांगे आएंगी, जो भी अनुदान मांगे आएंगी जी, उनमें कहीं होगा तो अलग बात है। लेकिन हाँ, अपेरेंटली नाम नहीं आया राजस्थान का, ये इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे स्टेट का नाम नहीं आया जी, हम राजस्थान से हैं इसलिए राजस्थान वालों को लगता है हमारा नाम तो आना चाहिए। वीरों की धरती, आन मान शान, पर्यटन, कला संस्कृति, हमारा इतनी विरासत, ये सब कुछ है। तो अब वो देखना पड़ेगा कि इसमें कुछ मिला है कि नहीं मिला राजस्थान को। अभी लगता तो यही है कि कुछ ऐसा खास मिला नहीं है। जी, युवाओं की बात करें तो युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए मुद्रा लोन जो चल रहा था 10 लाख की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इससे क्या लगता है जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार में मदद मिलेगी? मिलता नहीं है आसानी से लोन, बैंक वाले देते नहीं है। दरअसल उसमें प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को इंटरनली उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली करना चाहिए और बैंकों में टारगेट देने चाहिए, या तो लोन मुद्रा लोन के या मुद्रा लोन की आई हुई अर्जी को इतने पर्टिकुलर डेज में आपको खत्म करना पड़ेगा, डिस्पर्स करना पड़ेगा, ये कुछ बनाना चाहिए। वो सीए पता नहीं। रवि जी साथ हैं, रवि जी से जानना चाहेंगे मुद्रा लोन में क्या डिफिकल्टी रहती है, क्या और सरलीकरण हो सकता है, किस प्रकार से जो घोषणा सरकार ने की है उसका बेनिफिट जो है एंड टू एंड लोगों को मिल पाए, आसानी से मिल पाए? देखिए, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते हैं। मुद्रा लोन में एक तरफ सरकार ये कहती है कि आप युवाओं को मुद्रा लोन बांटिए, उनको पहले उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, कि आइडेंटिफाई कीजिए और उनके बाद में उसको मुद्रा लोन दीजिए। और दूसरी तरफ जब मुद्रा लोन देने के बाद में कोई एनपीए होता है या पेमेंट नहीं कर पाता है, तो जो कंसर्न अथॉरिटी होती है, बैंक मैनेजर या जो भी क्रेडिट मैनेजर होते हैं, उन पे एक्शन लिया जाता है कि आपके यहाँ से जो मुद्रा लोन दिए गए हैं उनमें सबसे कम रिकवरी है, वो सबसे ज्यादा डूबत हो गए हैं। तो हर कोई अधिकारी ये चाहता है, कोई भी बैंक में जो कार्मिक है वो ये चाहते हैं कि वो केवल सेफ जो लोन है, जो उनको लगता है कि पूरी तरीके से ठीक है, उन्हीं को दिए जाए। अब जो आदमी बेरोजगार है, उसके पास संपत्तियां हों, इसकी संभावना कम रहती है। नहीं, मुद्रा लोन में गारंटी तो सरकार दे रही है ना? मुद्रा लोन में गारंटी सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी रिकवरी से रिलेटेड जो प्रेशर है वो बैंक के कार्मिक पे रहता है, बैंक मैनेजर पे रहता है। तो वो उनको हमेशा डर रहता है कि क्या इनका आइडिया जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो जितना पेपर में या जितना बजट में या आम आदमी को दिखाया जाता है कि इतना आसानी से मुद्रा लोन मिलने वाला है, इतना आसानी से मुद्रा लोन मिलता नहीं है और बजट की समस्या रहती है, बैंक मैनेजर का जो रिलेक्टेंस है वो रहती है। वही बात सर ने कही, क्या सरलीकरण हो सकता है, क्या व्यवस्था हो सकती है जिससे सरकार ने जो बेनिफिट दिया है, जो घोषणा चाहे दिखावे के तौर पर, उसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है? बेनिफिट लेने के लिए इनको एक एजेंसी, एक प्रोटोकॉल अधिकारी बनाना चाहिए, एक जो कमिटी बनानी चाहिए कि जहां पे भी समस्या आ रही है किसी को, वो उसको ग्रीवेंस रेज कर सके और वहां से इफेक्टिव एक्शन हो सके समय सीमा के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी अगर बैंक में जा रहा है, उसको मुद्रा लोन दरकिनार किया जा रहा है अननेसेसरी, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, और है तो उसको काफी धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो एक एजेंसी ऐसी हो जहां पे टोल फ्री नंबर हो, मेल हो, या फिर मिलके वो अपनी समस्या बता सके और उसका इंस्टेंट इफेक्टिव एक्शन लिया जाए, तो ये स्कीम जो है ज्यादा सफल हो सकती है, ज्यादा उपयोगी हो सकती है आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए। सर, पहले जो बजट आता था उस बजट में पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट आती थी 100-200 आइटम्स की, ये सस्ता हो गया है, ये महंगा हो गया है। इस बार का बजट अगर देखें तो कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं, सोने चांदी पर टैक्स जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, वो कम कर दी गई है। मोबाइल फोन और चार्जर इनकी इंपोर्ट ड्यूटी पे भी उसको कम किया गया है। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स, ये 4-5 कैटेगरी जो है वो देखने को मिली है। केवल एक लिमिटेड रेंज देखने को मिल रही है जो सस्ती है। जी, क्या है कि पहले जब आता था तो पहले ये सब जीएसटी के दायरे में बहुत सारी चीजें चली गई हैं। जी, जो जीएसटी के दायरे में चली गई उनके लिए जीएसटी काउंसिल तय करती है, स्लैब भी वो तय करती है, रेट भी वो तय करती है, और किसी कम ज्यादा करनी है तो वो भी वो तय करते हैं।
जी। तो इसलिए वो तो बजट का हिस्सा रहे ही नहीं अब जी बजट का हिस्सा वो इनकम टैक्स रह गया और कस्टम रह गई। जी तो कस्टम वाले में छूट जो दी है उससे वो चीजें सस्ती हो रही है, ये दिख रही है आपको। जिन पर कस्टम के अलावा टैक्स है, जीएसटी है, जी। उनका तो तभी होगा जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, तो वो अभी आपको बजट में नहीं दिखेगा इसको। इसके अलावा पेट्रोल डीजल को लेकर के पूरी नजरें थी कि पेट्रोल डीजल को लेकर के घोषणा कर सकती है सरकार और जीएसटी में ला सकती, तो ये तो शायद बजट में घोषणा कर सकती थी सरकार। इसके बारे में कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ प्रपोजल्स हैं, जैसा सर ने बताया अभी, लोढ़ा सर ने जी। तो उस बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। जीएसटी से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंडेशन देती है उसी बेस पे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रावधान, हालांकि वित्त मंत्री महोदया ने बजट भाषण में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बजट बिल पढ़ा, फाइनेंस बिल पढ़ा हमने, तो उसमें जीएसटी से रिलेटेड कई सारे ऐसे जो प्रावधान हैं वो समामिलित किए गए हैं जो कि आम आदमी को बहुत बड़ी राहत देंगे। जैसे उनमें से हम अगर कुछ की बात करें, शुरू के 4 सालों में 17-18 से लेके 18-19, 19-20 और 20-21, इन 4 सालों में क्योंकि जीएसटी नया कानून था, समझने में सभी को वक्त लग रहा था, तो कुछ रिटर्न फाइलिंग में लेट हुई, उस वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, करोड़ों रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है टैक्स पेयर की अटक गई रिटर्न लेट फाइल करने के कारण से। तो उसके सरलीकरण के लिए और उन सब केसेस को रेगुलराइज करने के लिए, एक भारत के कर जो करदाता हैं उनको राहत देने के लिए एक प्रावधान इसमें इन्होंने किया है, फाइनेंस बिल में लेके आए हैं ये, कि 31 नवंबर 2021 तक भी किसी ने रिटर्न अगर फाइल की है तो भी उसको क्रेडिट 17-18 से रिलेटेड क्रेडिट भी अगर कोई है तो वो भी रेगुलराइज हो जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ा स्टेप है जो कि लाखों केसेज जो है वो खत्म हो जाएंगे जिस भी स्टेज पे है। नहीं, उनको क्रेडिट मिल जाएगी तो वो आज उनकी ड्यू हो रही है जीएसटी जमा कराना, उससे बच जाएंगे, वो उससे बच जाएंगे, क्रेडिट मिल जाएगी ना, और डिमांड खत्म हो जाएगी, तो डिमांड खत्म हो जाएगी, डिमांड खत्म हो जाएगी। दूसरा एक बड़ा कदम ये उठाया है आशीष की, जो टीडीएस जमा कराने में डिफॉल्टर हैं जी, उनको उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। पिछली बार जीएसटी को डिक्रिमिनलाइज किया था शायद जी, कुछ एक सीमा बढ़ाई थी उन्होंने जी, और इस बार टीडीएस जमा कराने वालों को, इससे क्या है कि बहुत सारे लोग एक बार चूक जाते थे, मजबूरी होती थी, कोई पैसा भी कई बार नहीं होता था, पार्ट पेमेंट किया, नहीं चुका पाए टीडीएस जमा टाइम पर, और फिर वो बढ़ता जाता जी। तो ये इसको मैं बड़ा कदम मानता हूं कि उसका क्रिमिनलाइजेशन खत्म कर दिया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अब वो अपराध नहीं है, आप पैसा ब्याज से जमा कराइए, पेनल्टी लगेगी, उसका जमा कराइए, उसमें छूट नहीं है, लेकिन वो ऐसा अपराध नहीं कि आपको सजा हो। उसमें कुछ बदलाव ये किया है सर कि उसको पूरी तरीके से तो डिक्रिमिनलाइज नहीं किया है, लेकिन जो समय सीमा थी टैक्स जमा कराने की, उसमें अब ये कर दिया कि टीडीएस जो डिडक्ट किया गया है वो अगर स्टेटमेंट फाइल करने तक भी अगर जमा करा दिया तो भी वो अपराध नहीं होगा। पहले ये था कि ड्यू डेट से अगर लेट हो गए तो फिर वो अपराध बन जाता था लेकिन अब थोड़ा चेंज करके उस समय सीमा को बढ़ा दिया है, तो काफी सारे जो लोग जेन्युइन डिफिकल्टी के कारण जमा नहीं करा पाते थे वो उस अपराध के दायरे से बाहर हो जाएंगे और वो उससे बच जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा कदम इन्होंने ये उठाया है कि आजकल जीएसटी में हम देख रहे थे कि बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर या जो लोग की मैनेजमेंट पर्सन है उसको जीएसटी अथॉरिटी समन करती थी और इन्वेस्टिगेशन करती रहती थी काफी टाइम तक, कभी सेंट्रल अथॉरिटी, कभी स्टेट अथॉरिटी, कभी इन्वेस्टिगेशन विंग। अब इन्होंने ये प्रावधान किया है सेक्शन 70 में जीएसटी एक्ट में कि कोई भी पर्सन किसी को ऑथराइज कर सकता है खुद के बिहाफ पे बयान देने के लिए। तो जो बड़े की मैनेजमेंट पर्सनल हैं कंपनीज के, वो अननेसेसरी उनका हैरेसमेंट नहीं हो, उनका टाइम जो है वो अनप्रोडक्टिव कामों में किल नहीं हो, उसके लिए इन्होंने प्रावधान किया है। पहले 3 साल और 5 साल की समय सीमा के अंदर जो डिमांड रेज कर सकता था डिपार्टमेंट, उसको अब उन्होंने एक यूनिफॉर्म सेक्शन वो लेके आने की इसमें फाइनेंस बिल में उन्होंने प्रपोजल किया है। उससे क्या होगा कि जो कंफ्यूजन रहता था, जो केसेस बढ़ते थे, लिटिगेशन बढ़ता था, वो इससे कम हो जाएगा। आम आदमी के लिए एक दिमाग में सहूलियत रहेगी कि इतने साल तक जीएसटी डिपार्टमेंट जो है डिमांड रेज कर सकता है। उसके बाद में सर्टेनिटी आएगी, उनके पीस ऑफ माइंड आएगा कि अगर ये समय निकल गया तो अब कोई केस हमारे को पुराने केसेस नहीं खोले जाएंगे। इनकम टैक्स में भी हुआ, इनकम टैक्स में भी 10 साल से 6 साल कर दिया जी सर, बिल्कुल। अब 10 साल का रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा, 6 साल का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। 6 साल तक की ही डिमांड दोबारा आपको खोला जा सकता है, आपका रिकॉर्ड, और आपका रिटर्न खोला जा सकता है 6 साल तक, पहले 10 साल तक था। ये भी 4 साल की राहत मिली है, जिसमें बहुत सारे लिटिगेशन भी खत्म होंगे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली काफी लोगों को फायदा मिलेगा। 10 साल से 6 साल हो गया। इसके अलावा जो अपीलेट अथॉरिटीज हैं, वो अपीलेट अथॉरिटीज कम हैं और केसेस काफी ज्यादा हैं, तो इन्होंने अपीलेट अथॉरिटीज की संख्या बढ़ाने का भी इनमें प्रपोजल है ताकि तुरंत डिस्पोजल हो, केसेस डिस्पोजल हो। विवाद से विश्वास स्कीम 2024 लाने जा रहे हैं, उसमें भी क्योंकि काफी सारे केसेस जो लिटिगेशन में पेंडिंग है उसको खत्म करने का इन्होंने प्रयास करने का प्रपोजल किया है। इससे ये लगता है कि गवर्नमेंट की ये मंशा तो है कि आम आदमी, व्यापारी
इन कानूनी जो उलझने हैं, जो कानूनी केस हैं, इनके दाव पेच में फंस के ना रह जाए, बल्कि वो अपना काम बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इंडिया को ग्रो करने के लिए लगाए और आउटपुट उसमें आए, ताकि जो भारत की समस्याएं हैं, आम आदमी की समस्याएं हैं, वो कम हो, और जो कर अधिकारी जो शोषण करते हैं, या जो जिन लोगों का करदाताओं का अननेसेसरी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उससे वो बच पाए। जीएसटी की जो ये पात्रता है वो 20 लाख 40 लाख है जी, सर्विसेज के केस में 20 लाख, वो मैं बदलनी चाहिए, क्योंकि 20 लाख से सालाना कुछ भी नहीं होता, ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं होता। 40 लाख रुपए गुड्स आप साबुन तेल और ये बेच रहे हो तो 4 लाख रुपए भी नहीं है आपका साल का, महीने का 4 लाख के लेन देन में ही आपको लग जाता है टैक्स। जो छोटा सा व्यापारी, किराना व्यापारी गली के नुक्कड़ पे है, उसको भी सीए के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, रिटर्न भरनी पड़ रही है। तो कम से कम भी मैं समझता हूँ कि इसको भी प्रोपोर्शनेटली ठीक करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत 20 लाख रुपए साल तो कुछ भी नहीं है, आपकी बात 40 लाख भी साल कुछ भी नहीं है। जो सामान बेचते हैं जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से अब सेल का जो रुपए की कीमत भी गिर रही है ना, बिल्कुल रुपए की कीमत भी गिर रही है बिल्कुल। और आप छोटा व्यापारी 40 लाख रुपए साल का बिजनेस कर रहा है, बिजनेस लेन देन कर रहा है खाली। और आप वो जो बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े आपने बना रखे हैं, ये जो घर पे लाके दे रहे हैं, स्विगी है, ये है, वो है, इस तरह की ऑनलाइन सबको ऑनलाइन को, और बड़े बड़े मॉल को और बड़े बड़े उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हो। और वो गली का, मोहल्ले का किराना व्यापारी, और मैं समझता हूँ बरसों से इसी सरकार का, इसी पार्टी का साथ देता रहा वो। ये भी मैं पॉलिटिकली भी कहना चाहता हूँ कि वो जो व्यापारी है गली मोहल्ले का, वो जय श्री राम वाला ही है जी। और उसी की सबसे ज्यादा एस्टेसी हो रही है। उसको जाके 40 लाख में, और उसको उसकी आमदनी, क्या तो आमदनी होगी, क्या टैक्स भरेगा, इनकम टैक्स, और क्या उसको रिटर्न हर में 3 महीने भरना पड़ेगा। उन छोटे व्यापारियों से कुछ कर भी नहीं आ रहा है। जितनी कर एडमिनिस्ट्रेशन की, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की लागत उन लोगों में लग रही है, उन छोटे व्यापारियों में, उतना टैक्स भी नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल, लेकिन उनकी वो तनख्वाह उलझा नहीं हुआ कर रही होगी व्यापारी में लगाए हुए स्टाफ की। बिल्कुल, वो उलझा हुआ है। वो उस प्रक्रिया में जाकर के सीए की फीस देगा, वो पूरी फॉर्मेलिटीज करेगा, उसी चक्कर में उलझा हुआ, वो डरा हुआ, डरा सहमा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें इंस्पेक्टर राज बढ़ता है जी, इंस्पेक्टर राज बढ़ता है। आदमी टैक्स नहीं देगा और वो ऊपर से देके नक्की हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा तो हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सुनने में आता है, कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं कि जो लोग ऊपर से रवि जी रोक